टोटल बताइए क्या क्या टॉपिक पढ़ लिए थे। मेंडलीव का डाइहाइब्रिड क्रॉस हो गया था। अच्छा, सेल टिश्यू ये सब तो हो ही गया है। सेल टिश्यू पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? नहीं हुआ है। डिजीज हो गया है। अच्छा, जेनेटिक्स के बाद एक इवोल्यूशन छोटा सा चैप्टर, उसके बाद डिजीज हो जाएगा। ठीक है, जेनेटिक्स का ही जुड़ा हुआ पार्ट है इवोल्यूशन, उसको कर लेते हैं। तो बना लो हेडिंग। ये वाइट है। हेडिंग बना लेंगे इवोल्यूशन, क्रमिक विकास। इवोल्यूशन, क्रमिक विकास, क्रमिक विकास। इसमें लिखिएगा इसको ऑफ कर देते हैं। इसको ऑफ कर दीजिए। चलिए, हो गया इतना। देखिए, इवोल्यूशन क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका बॉडी डिजाइन टाइम के अनुसार क्या होते रहता है, बदलते रहता है। तो समय अनुसार शरीर की आकार में होने वाले बदलाव को क्या बोला जाता है, इवोल्यूशन बोला जाता है। अगर बात किया जाए तो अगर पूछे आपसे कि पृथ्वी आज से कितना साल पहले बना, तो आप कहोगे कि लगभग आज से 4.5, हाँ, आज से 4.5 अरब साल पहले क्या बना था, पृथ्वी बना था। और इस पृथ्वी पर जीवन आज से कितना साल पहले आया, 2.5 अरब साल पहले आया। ठीक है, और जब 2.5 अरब साल पहले जीवन आया तो सबसे पहला ऑर्गेनिज्म धरती पर कौन सा आया था, तो साइनोबैक्टीरिया, वही आया था ना। और साइनोबैक्टीरिया में इवोल्यूशन होते गया और धरती पर इतने तरह के स्पेसीज बन गए। शुरुआत के दौर में अभी जैसे हम लोग हैं होमोसेपियंस, ठीक है, शुरुआती दौर में हम लोगों का नाम क्या था, रामापेथिकस। हम लोग का नाम क्या था, रामा
पेंथिकस, शुरुआत में हम लोग थे रामापेंथिकस। रामापेंथिकस के बाद अभी हम लोग जो होमोसेपियंस है, होमोसेपियंस से जस्ट पहले हम लोगों का जो स्पेसीज था उसका क्या नाम था? क्रोमैग्नन। क्या नाम था? क्रोमैग्नन एप। लंगूर की एक प्रजाति थी, उसका नाम था क्रोमैग्नन एप। क्रोमैग्नन एप के बाद अभी अगर हम लोग जो है, अभी हम लोगों का क्या नाम हो जाएगा? होमोसेपियंस। तो इतना सारा जो हम लोगों का बॉडी डिजाइन चेंज हुआ। रामापेथिकस जो था वो कंप्लीट कैसा दिखता था? आदि मानव जो हम लोग पढ़ते हैं आदि मानव सभी पहले कौन सा था? तो रामापेथिकस था। इसके शरीर पर बड़े बड़े बाल होते थे, ठीक है। लोअर जॉ जो है, निचला जबड़ा, ये पूरा आगे की तरफ निकला हुआ रहता था। और भी कई सारे जो केनाइन टीथ है जो चबाने का, भोजन का काम करता है, केनाइन टीथ पूरा बाहर निकला हुआ था। रीढ़ की हड्डी जो है वो वेंट्रल हुआ करती थी, बड़े बड़े नाखून हुआ करते थे। तो ये सारे किसके लक्षण थे? क्रोमैग्नन एप के और रामापेथिकस के। आज के समय में होमोसेपियंस जो है वो रामापेथिकस की तरह दिखता है? नहीं दिखता है। क्रोमैग्नन की तरह नहीं दिखता है। तो बॉडी डिजाइन ये हम लोगों का जो चेंज हुआ, इसी को क्या बोला जाता है? इवोल्यूशन बोला जाता है, क्रमिक विकास। अब ये क्रमिक विकास होता क्यों है, इवोल्यूशन क्यों होता है, इसके बारे में कितने वैज्ञानिकों ने अपना अलग अलग नियम दिया? तो 3 वैज्ञानिकों ने दिया था, ठीक है। तो वही लिखा गया था यहां पर कि 3 डिफरेंट साइंटिस्ट गेव द 3 डिफरेंट लॉ ऑफ इवोल्यूशन। क्लियर है? तो इवोल्यूशन मतलब जीवों की शारीरिक संरचना में लगातार हो रहे बदलाव को क्या कहा जाता है? इवोल्यूशन। और इवोल्यूशन का कारण क्या है वो एक एक करके हम लोग यहां पर देख लेते हैं। पहला कारण जो इवोल्यूशन का है उसमें आप लिखेंगे लैमार्किज्म। पहला लिखिएगा लैमार्किज्म। हिंदी में इसे कहा जाता है लैमार्कवाद। लैमार्कवाद, इसमें डैश देकर के लिखिएगा। लैमार्क गेव द थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑर्गेन। लैमार्क gave the theory of use and disuse organ। लैमार्क ने अंगों का उपयोग और अनुपयोग का सिद्धांत दिया। डिसयूज ऑर्गेन, ठीक है। लैमार्क का जो थ्योरी था वो कौन सा था? यूज एंड डिसयूज ऑर्गेन। दूसरा पॉइंट इसमें लिखिएगा, लैमार्क wrote their famous book philosophic zoologic based on evolution। हो गया? क्या लिखा हुआ है? लैमार्क ने कौन सा थ्योरी दिया? यूज एंड डिसयूज ऑर्गन। लैमार्क का कहना था कि जिस अंग का उपयोग कोई जीव करेगा वो अंग उसका क्या हो जाएगा? विकसित हो जाएगा। और जिस अंग का उपयोग कोई जीव नहीं करेगा वो अंग उसके शरीर से क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ये थ्योरी कौन सा कहा गया? यूज एंड डिसयूज ऑर्गन। जैसे शुरुआत के दौर में जब हम लोग क्रोमैग्नन एप थे तो उस समय आग का आविष्कार हुआ था? नहीं हुआ था। तो आग का आविष्कार नहीं हुआ था तो हम लोग क्या खाते थे? कच्चा मांस खाते थे, जानवरों को मारते थे, उनका कच्चा मांस खाते थे। पाषाण काल चल रहा था, स्टोन एज। तो स्टोन एज में पत्थर का हथियार बनता था। तो जानवर का जब मांस खा रहे हैं तो इस दांत का मेहनत क्या है? ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है केनाइन टीथ का।
तो ये जानवरों जैसा हम लोगों का क्या होता था, शार्प होता था, बाहर निकला हुआ रहता था। और जैसे ही पका हुआ मांस क्रो-मैग्नन एप खाना शुरू कर दिया, तो उसके बाद इसमें क्या हो गया, मॉडिफिकेशन हुआ और ये दांत धीरे धीरे कैसा हो गया, शाकाहारी जानवरों की तरह से हो गया। हम लोगों के पास पूंछ हुआ करता था, तो पूंछ की हड्डी तो आज भी है ना, टेल बोन जिसको कहते हैं, कॉक्सीडीना बोन, कमर की सबसे निचली हड्डी, वो आज भी है। तो वहां पर पहले पूंछ हुआ करता था। तो पूंछ क्या काम करता है, बॉडी को बैलेंस करता है। पहले हम लोग कहां रहते थे, तो पेड़ के ऊपर रहते थे। तो पेड़ पर आने के लिए, बॉडी को बैलेंस करने के लिए क्या रहता था, पूंछ रहता था। तो ये सारे के सारे नए अंग हम लोगों के शरीर में निर्मित हुए, और जो अंगों का उपयोग नहीं था वो शरीर से खत्म हो गया। इस बारे में किस वैज्ञानिक का कहना था, लैमार्क का कहना था। अब अगर आपसे पूछा जाए कि लैमार्क का यह थ्योरी सही है या गलत है, तो क्या कहोगे, गलत है। लैमार्क का यह थ्योरी सही नहीं है। लैमार्क की इस थ्योरी को गलत किसने साबित किया, तो डार्विन ने किया। बता रहे समझ में। लेकिन हम लोग पढ़ते हैं इनकी थ्योरी को, लैमार्क क्या, अगर क्वेश्चन एग्जाम में आए कि सबसे पहले क्रमिक विकास को समझाने का प्रयास किस वैज्ञानिक ने किया, तो लैमार्क ने किया था। ठीक है, इवोल्यूशन को बताने का सबसे पहला प्रयास किस वैज्ञानिक ने किया, लैमार्क ने किया। भले ही लैमार्क का थ्योरी गलत था, सही थ्योरी किसका आया, डार्विन का आया। क्या, तो डार्विन का भी थ्योरी सही नहीं था। सबसे लास्ट थ्योरी जो हम लोग पढ़ेंगे ह्यूगो डी ब्रिज का, वो थ्योरी सही था। समझ में आ रहा है। लेकिन डार्विन ने लैमार्क के थ्योरी को गलत किया, इसलिए डार्विन को क्या कहा गया, आगे लिखेंगे हम लोग, क्या कहा गया, फादर ऑफ इवोल्यूशन। क्रमिक विकास का जनक किसे कहा जाता है, डार्विन को कहा जाता है। समझ में आ रहा है। तो लैमार्क का थ्योरी याद कर लेना है, कौन सा थ्योरी है, यूज एंड डिसयूज ऑर्गन थ्योरी। लैमार्क ने कौन सी किताब लिखी थी, तो किताब का नाम याद रखोगे, फिलोसोफी जूलॉजिकी। ठीक है, फिलोसोफी जूलॉजिकी नामक किताब किसने लिखी थी, लैमार्क ने। और इस किताब में उसने किस थ्योरी का जिक्र किया है, यूज एंड डिसयूज ऑर्गन थ्योरी का जिक्र किया है। समझ में आया। यूज एंड डिसयूज ऑर्गन थ्योरी का जिक्र किस किताब में हुआ है, फिलोसोफी जूलॉजिक में हुआ है। किस वैज्ञानिक के द्वारा हुआ है, तो लैमार्क के द्वारा हुआ है। आई बात समझ में। चलिए दूसरा लिखिएगा, डार्विनिज्म। सेकंड लिखेंगे, पहला लैमार्क का, दूसरा लिखिएगा डार्विनिज्म। इसको हिंदी में कहते हैं डार्विनवाद। डार्विनवाद, डार्विनिज्म, इसमें डैश देकर के लिखिएगा। चार्ल्स डार्विन इज नोन एज फादर ऑफ इवोल्यूशन। डार्विनिज्म में लिखिएगा, चार्ल्स डार्विन यूज नहीं करते तो एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होता, ये थ्योरी गलत है। इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है, उसी को म्यूटेशन कहते हैं। तो म्यूटेशन का थ्योरी सही था। ठीक है, वो आगे हम लोग बताएंगे। चार्ल्स डार्विन इज नोन एज फादर ऑफ इवोल्यूशन। डार्विन को क्रमिक विकास का जनक कहा गया। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, डार्विन gave the theory of नेचुरल सिलेक्शन। हिंदी में इसको कहा जाता है प्राकृतिक चयनवाद। in which he state about पहला theory of ओवर प्रोडक्शन, संतानों का
आवश्यकता से अधिक जन्म। दूसरा, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। तीसरा, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, मतलब जीवन यापन हेतु संघर्ष। ये दो प्रकार का है, इंटर स्पेसीज स्ट्रगल और दूसरा इंट्रा स्पेसीज स्ट्रगल। उसको उसका थ्योरी गलत प्रूफ हो गया ना। बताएंगे, अभी जस्ट अभी 2 पॉइंट बाकी है। हाँ, ये सब लागू था। चलिए, हो गया, आगे बढ़े। इसके बाद लिखिएगा, डार्विन रोट देयर फेमस बुक, डार्विन रोट देयर फेमस बुक, डार्विन रोट देयर फेमस बुक द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। डार्विन रोट देयर फेमस बुक द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज based on natural selection, based on natural selection। नोट में एक पॉइंट लिखिएगा, डार्विन गेव द थ्योरी ऑफ, डार्विन गेव द थ्योरी ऑफ, Darwin gave the theory of mutation, but he cannot proved it, but he cannot proved it। डार्विन ने उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिया। म्यूटेशन को हिंदी में उत्परिवर्तनवाद कहते हैं। उत्परिवर्तनवाद, म्यूटेशन का थ्योरी दिया बस, लेकिन उसे साबित नहीं कर पाए। ठीक है, इतना हो गया। किंतु इसे साबित नहीं कर पाए। कितना हो गया? बैक स्लाइड कहां से होगा? यहां से। ठीक है, देखिए, चार्ल्स डार्विन को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इवोल्यूशन, क्रमिक विकास का जनक। किसे कहा गया? डार्विन को। डार्विन ने कौन सा थ्योरी दिया? नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या होगा? प्राकृतिक चयनवाद। क्या हो जाएगा? प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो डार्विन ने दिया। ठीक है, अब इस प्राकृतिक चयनवाद के सिद्धांत के अंतर्गत कितनी बातें हैं? 3। पहली बात कौन सी है?
थ्योरी ऑफ ओवर प्रोडक्शन। मतलब डार्विन का यह मानना था कि संतान को इतना अधिक जन्म दे दो कि कभी उसकी प्रजाति धरती से खत्म नहीं हो। समझ में आ रहा है ओवर प्रोडक्शन का मतलब? कल्पना करिए 1947 से पहले जब अपना देश आजाद हो रहा था, तो 1947 में हम लोगों के भारत का पॉपुलेशन कितना था मालूम है? मात्र 35 करोड़। ये हम लोगों के भारत की जनसंख्या थी, 35 करोड़। और उस समय बांग्लादेश भी कहां था? भारत में था। पाकिस्तान भी कहां था? भारत में था। और हम लोग कितने थे? 35 करोड़। आज बांग्लादेश भी अपने पास नहीं है, पाकिस्तान भी नहीं है, और हम लोग कितने हैं? 142 करोड़ या 143 करोड़। ये हम लोगों की क्या है? जनसंख्या है। तो अगर कहें कि डार्विन के थ्योरी को सबसे ज्यादा मन लगा के कौन पढ़ा, तो क्या कहिए? भारत के लोग पढ़े, सबसे ज्यादा मन लगा के पढ़े ना जी। 35 करोड़ से एक ही बार कहां पहुंचा दिए? 143 करोड़। अब कहिए प्रजातियां खत्म नहीं होने देंगे। समझ में आ रहा है? तो पहला गड़बड़ थ्योरी, बहुत गड़बड़ थ्योरी दिया। पहला थ्योरी कौन सा दिया? ओवर प्रोडक्शन। इसका इस ओवर प्रोडक्शन का इवोल्यूशन से कोई लिंक नहीं है। ठीक है, इसका इवोल्यूशन से कोई लिंक नहीं है, क्रमिक विकास से कोई लिंक ले दिख रहा है इसका लिंक किस चीज से है? कि धरती से प्रजाति खत्म नहीं हो। आज से 30 साल पहले लगभग एक पक्षी अपने देश में पाया जाता था। पक्षी का नाम था डोडो। नाम सुने हो? डॉल्फिन नहीं, डोडो। क्या नाम था? डोडो। लंबा चोंच वाला एक पक्षी था। आज के समय में इसकी एक भी प्रजाति अपने धरती पर नहीं है, एक भी डोडो धरती पर नहीं है। सारा का सारा डोडो खत्म हो गया। डोडो है एक भी नहीं है। स्पैरो जो है गौरैया, उसको भी इंडेंजर्ड स्पीसीज के पक्षी में रखा गया। बहुत तेजी से वो भी क्या हो रहा है? विलुप्त हो रहा है। डोडो तो खैर कंप्लीट पूरा विलुप्त हो गया। डोडो अब एक आध को बचा होगा, लेकिन खत्म ही मान लो उसको। तो ये कहीं नहीं है डोडो। समझ में आ रहा है? तो डोडो की पूरी प्रजाति खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई? क्या नहीं किया? ओवर प्रोडक्शन नहीं किया। धरती पर मेजोजोइक ईरा जब चल रहा था, इसको जुरासिक ईरा कहा जाता है। तो जुरासिक ईरा में धरती पर केवल कौन था? डायनासोर था। जुरासिक ईरा में धरती पर केवल कौन था? डायनासोर। तो डायनासोर की प्रजाति खत्म होने का कारण जो डार्विन ने बताया वो यही बताया, ओवर प्रोडक्शन। डार्विन ने कहा कि डायनासोर अपनी प्रजाति का इतना प्रजनन नहीं कर पाया तो उसकी प्रजाति खत्म हो गई। जबकि कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि जिस पार्टिकुलर रीजन में डायनासोर रहते थे वहां पर उल्का पिंड एस्ट्रॉइड्स गिरा। एस्ट्रॉइड्स के गिरने से डायनासोर की प्रजाति खत्म हो गई, उसका भोजन सारा कुछ नष्ट हो गया, तो डायनासोर मर गया। जबकि डार्विन कहता था कि उसने ओवर प्रोडक्शन नहीं किया, जिसके चलते उसकी प्रजाति खत्म हो गई। अब सोचिए, जिस समय 35 करोड़ हम लोग थे, भारत को कहा जाता था यहां दूध दही की नदियां बहती हैं। अब सोचिए कि जितना अभी अपना क्षेत्रफल है और जनसंख्या दोनों का रिलेशन बैठाइएगा, तो आजादी के समय जितने संसाधन में लगभग 10 लोग गुजारा करते थे, मतलब 1 लोग जितने संसाधन में गुजारा करते थे, आज के समय में कितना लोग कर रहा है? लगभग 10 लोग कर रहा है, 10 लोग से भी ज्यादा है ना। तो संसाधन कितना ज्यादा ये हुआ, डिस्ट्रॉय हुआ। तो ओवर प्रोडक्शन का थ्योरी किसका हो गया? याद रखना है। अब जरूरी नहीं है कि पूछेगा आपसे कि बताइए नेचुरल सिलेक्शन का थ्योरी किसने दिया। इन तीनों में से कोई एक दे देगा। थ्योरी ऑफ ओवर प्रोडक्शन किसका है? थ्योरी ऑफ फिटेस्ट किसका है? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस किसका है? कोई एक नाम दे देगा। दूसरा थ्योरी क्या है? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। जो सबसे फिट है वो क्या करेगा? सर्वाइव करेगा, जो अनफिट है वो खत्म होगा। तीसरा क्या है? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, मतलब धरती पर एग्जिस्ट करने के लिए जीवन भर क्या करना होगा? स्ट्रगल करना होगा। स्ट्रगल कितने तरह का? 2 तरह का। पहला स्ट्रगल कौन सा है? इंटर स्पेसीज। ठीक है, इंटर स्पेसीज माने विजातीय संघर्ष। जंगल में पहले से कोई शेर रह रहा है, उससे बड़ा कोई शेर आ जाए तो उसको रहने देगा कि रिप्लेस कर देगा? रिप्लेस कर देगा, भगाएगा ना उसको वहां से। तो वो संघर्ष कौन सा कहलाएगा? इंटर स्पेसीज। और दूसरा कौन सा है? इंट्रा स्पेसीज, माने अपने जाति में संघर्ष। समझ में आ रहा है? जंगल में सुबह हिरण भी भागता है और शेर भी भागता है, इन दोनों का संघर्ष क्या कहोगे? इंटर स्पेसीज। हिरण किस लिए भाग रहा है? जान बचाने के लिए। शेर क्यों भाग रहा है? भूख मिटाने के लिए। तो दोनों का संघर्ष क्या है? इंटर स्पेसीज, विजातीय। और जब 2 जंगल के शेर के बीच में ही संघर्ष हो कि कौन वहां रहेगा, तो अपनी जाति में जब संघर्ष हो तो क्या कहलाता है? इंट्रा स्पेसीज कहलाता है। समझ में आया? तो ये 3 बातें किसने कही? डार्विन ने। और इन तीनों बातों को आधार बना करके उसने एक किताब लिख दी, जिस किताब का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। ये किताब लिखी किसने? तो डार्विन ने लिखी। इस किताब के बारे में लगभग हर एग्जाम में आता ही आता है, तो इस किताब का नाम याद रखना है। बायोलॉजी में किताब का नाम पूछेगा तो केवल 3 बुक का नाम पूछेगा।
पहला पूछेगा फिलोसोफी जूलॉजी किसने लिखा, लैमार्क ने। दूसरा पूछेगा ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किसने लिखा, चार्ल्स डार्विन ने। और तीसरा एक किताब पूछता है, उसका नाम क्या है, जो लिखा था इसने, कैरोलस लिनियस ने। कैरोलस लिनियस ने भी एक किताब लिखी थी, हाँ, उस किताब का नाम था सिस्टेमा नेचुरे। क्या नाम था, ये भी नोट कर लोगे, सिस्टेमा नेचुरे। ये किताब लिखा था कैरोलस लिनियस ने। किताब का नाम पूछता है तो ये 3 बुक का ही नाम पूछता है हमेशा, फिलोसोफी जूलॉजी, उसके बाद द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, और एक तीसरा किताब है सिस्टेमा नेचुरे। हो गया। डार्विन ने और कौन सा थ्योरी दिया, म्यूटेशन, लेकिन म्यूटेशन को साबित नहीं कर पाया। तो म्यूटेशन को साबित करने वाला कौन वैज्ञानिक आता है, उसका नाम था, जिसने म्यूटेशन को प्रूव किया, उसका नाम था, लिखेंगे ह्यूगो डी ब्रिज। ह्यूगो डी ब्रिज, इसमें लिखिएगा, he proved the theory of mutation. He proved the theory of mutation. अगला पॉइंट लिखिएगा, म्यूटेशन थ्योरी is also known as modern synthesis theory of evolution. ठीक है, म्यूटेशन के थ्योरी को क्या कहा जाता है, मॉडर्न सिंथेसिस थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, क्रमिक विकास का आधुनिक संश्लेषित सिद्धांत। हिंदी में इसको कहेंगे क्रमिक विकास का आधुनिक संश्लेषित सिद्धांत किसे कहा जाता है, म्यूटेशन को कहा जाता है। क्लियर। अब म्यूटेशन क्या होता है, तो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर किसी के बॉडी का जीन चेंज हो जाए, जैसे मान लो 2 लोग बिहार के हैं, 2 को बिहार को भेज दिया जाए किसी दूसरे कॉन्टिनेंट में, किसी दूसरे देश में आपने भेज दिया, कहां भेज दिए, युगांडा वंडा में भेज दिए, या भेज दिए सबसे ऊपर रूस उसमें भेज दीजिए, तो पहला पीढ़ी उन दोनों का जन्म लेगा, मान लो लड़का लड़की दोनों को भेज दिए, पहला पीढ़ी जन्म लेगा तो दिखेगा बिहारी का लूर लक्षण दिखेगा, उसमें मुंह कान बिहारी जैसा दिखेगा। 2-3 पीढ़ी जाते जाते रूस जैसा वो सब क्या होने लगेगा, उसका बॉडी दिखना शुरू हो जाएगा, और ज्यादा दिन रह जाएगा तो पूरा एकदम रशियन जैसा वो लोग दिखने लगेगा। समझ गए, इसी को क्या कहा जाता है, म्यूटेशन। जिस तरह के हैबिटाट में, परिवेश में कोई जीव रहता है, वहां के वातावरण के अनुसार उसके शरीर का जीन बदलना शुरू हो जाता है, और उसी बदलाव को क्या कहा जाता है, म्यूटेशन कहा जाता है। म्यूटेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, उत्परिवर्तनवाद। ठीक है, और यही म्यूटेशन जो है वो क्रमिक विकास का मुख्य कारण है। आपसे अगर पूछा जाए व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ इवोल्यूशन, ऑप्शन में दिया जाए यूज एंड डिसयूज ऑर्गन, दूसरा ऑप्शन दे दिया जाए नेचुरल सिलेक्शन, तीसरा ऑप्शन उसी में डाल दिया जाए 2-3 और कुछ जैसे स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस,
और लास्ट में दिया जाए म्यूटेशन, तो टिक किसे करेंगे, म्यूटेशन को टिक करेंगे। ठीक है, इस म्यूटेशन को बताने का प्रयास किया था किसने, डार्विन ने, लेकिन साबित नहीं कर पाया, बता नहीं पाया कि म्यूटेशन में जीन का चेंज कैसे होता है, जीन का बदलाव कैसे होता है। ये बताया किसने था, ह्यूगो डी ब्रिज ने बताया था। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, बस ये 3 नाम याद रखेंगे, लैमार्क, डार्विन, ह्यूगो डी ब्रिज। सबसे पहले इवोल्यूशन को समझाने का प्रयास किस वैज्ञानिक ने किया था, किस वैज्ञानिक ने किया था, सबसे पहले ह्यूगो डी ब्रिज ने। सबसे पहले किसने समझाने का प्रयास किया था, लैमार्क ने। ठीक है, फादर ऑफ इवोल्यूशन किसे कहा गया, डार्विन को। ठीक है, और म्यूटेशन का थ्योरी किसने प्रूव किया, ह्यूगो डी ब्रिज ने। ये सब फैक्ट याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिजीज शुरू कर देते हैं। डिजीज पढ़ लीजिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कौन से एग्जाम में के लिए, ये कट ऑफ डिफरेंट नहीं आएगा, मेन सबका अलग अलग लेगा ना। कट ऑफ वो क्लियर करिए, चारों में बैठिएगा। प्री का क्वेश्चन सबकी के लिख रहे हो, क्वेश्चन में हो सकता है, देखिए मैंने हर बार जो सीडीपीओ का होता था, तो सीडीपीओ में कुछ क्वेश्चन डालता था, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम का कुछ क्वेश्चन डालता था, 1-2 क्वेश्चन डालेगा, फिर तो डालेगा, ज्यादा नहीं डालेगा, तो उसके लिए अलग से नहीं पढ़ना, यही पढ़िए जो बीपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं, सीएससी के लिए जो पढ़ रहे हैं वही पढ़िए, एक्स्ट्रा इसमें मिलाइए मत सीडीपीओ को। अभी केवल 2 महीना हाथ में, तो 2 महीने में वही पढ़िए, खूब मॉडर्न हिस्ट्री को 3-4 बार खत्म करिए, साइंस 3-4 बार खत्म करिए, 9-10 का केवल साइंस, इससे ज्यादा साइंस कुछ नहीं पढ़ना है। 9-10 का साइंस, मॉडर्न हिस्ट्री, करंट अफेयर पहले बिहार का खत्म कर दो पूरा। बिहार का करंट अफेयर मार्केट में मिलता है ना, दृष्टि पब्लिकेशन का आता है, और भी आता है, एवटेरिया वगैरह का भी आता है, जो आपको अच्छा लगे, दृष्टि वाला थोड़ा ज्यादा बेहतर है, उसको लेकर 2-3 बार पढ़ कर खत्म कर दीजिए। इकोनॉमिक सर्वे, बजट, बिहार के सब जिला की क्या क्या अपना जनसंख्या की दृष्टि से कौन क्या है, सेक्स रेशियो कहाँ का कितना है ना, जितने ब्रांड एम्बेसडर बिहार के खादी के कौन है, हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस कौन है, ये सारा कुछ जितना सारा चीज है उस सबको बढ़िया से पढ़ के कवर कर लीजिए। बिहार स्पेशल करंट पहले खत्म करिए, उसके बाद जाइए अपने भारत के करंट को। हाँ 6 महीने का देखिए ना, बिहार करंट 6 महीने का देख लीजिए पूरा। हाँ ये ऑप्शन हटाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हटाने दीजिए, ठीक तो है, टेंशन कम होगा। ई ऑप्शन के चक्कर में हर बार 3-4 क्वेश्चन स्टूडेंट का गलत होता था, और टाइम भी उस पर सोचने पर समय जाता, तो वो सब बचेगा आपका। तो बिहार का करंट पहले खत्म करिए, साइंस, मॉडर्न हिस्ट्री 3-4 बार खत्म कर दीजिए, इम्तियाज अहमद सर का ऑब्जेक्टिव पूरा लगा लीजिए। ऐसा नहीं अब सब बराबर कर दिया है। 66 तक बायोलॉजी का क्वेश्चन रहता था, 17-18 क्वेश्चन बायोलॉजी का रहता था, और 10 क्वेश्चन में केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये आ जाता था, फिजिक्स आ जाता था। ये पिछला बार 68 वाला देखिएगा, 10 को फिजिक्स है, 10 को केमिस्ट्री है, 10 को बायोलॉजी है, सब बराबर बराबर कर दिया है। फिजिक्स आपका केवल एक चैप्टर पढ़ो, 50% फिजिक्स खत्म हो जाएगा। यूनिट एंड मेजरमेंट, यूनिट एंड मेजरमेंट में खाली पढ़ लीजिए, 50% फिजिक्स वहीं खत्म हो जाएगा, एक ही चैप्टर से उठा के 3-4 क्वेश्चन डाल देता है हर बार। ठीक है, तो यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ लीजिए खूब बढ़िया से। उसके बाद लॉज ऑफ मोशन पढ़ लीजिए, ठीक है, ग्रेविटेशन पढ़ लीजिए, उसके बाद वेव पढ़ लीजिए, तरंग, ऑप्टिक्स पढ़ लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लीजिए, खत्म। साउंड पढ़ लीजिए, साउंड वेव में ही आ जाएगा, साउंड पढ़ लीजिए, बस हो गया, इसके अलावा कुछ नहीं है। समझ गया। केमिस्ट्री में भी ऐसे ही 3-4 चैप्टर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर खूब बढ़िया से, पदार्थ का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बाद पढ़ लीजिए एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद एसिड, बेस एंड सॉल्ट पढ़ लीजिए, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ लीजिए, पीरियोडिक टेबल। वही एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही एटॉमिक नंबर सब आ जाएगा। उसके बाद पढ़ लीजिए रेडियो एक्टिविटी पढ़ लीजिए, रेडियो सक्रियता, हो गया।
रेडियो एक्टिविटी के बाद एक चैप्टर और पढ़ लीजिए, मैन मेड मटेरियल्स, मानव निर्मित पदार्थ, मैन मेड मटेरियल। इसमें कांच आ जाएगा, सीमेंट आ जाएगा, एक्सप्लोसिव आ जाएगा, डायनामाइट वगैरह, वो सारा कुछ इसमें आ जाएगा, साबुन आ जाएगा, डिटर्जेंट आ जाएगा, फर्टिलाइजर आ जाएगा, सब इसी में आ जाएगा, मैन मेड मटेरियल। पेट में कितना आ रहा है? तब नहीं हो पाएगा। किसका सेट बनाते हैं? कुछ क्वेश्चन फालतू भी देता है वो। अच्छा बनाइए, बढ़ाइए और स्कोर बढ़ाइए, जितना बोले ना इतना पढ़ लीजिए, बढ़ेगा। जैसे साइंस का सिलेबस बता दिए ना, इकोनॉमिक्स में देखिए, इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन खाली करंट पढ़ लीजिए, करंट इकोनॉमिक्स, बाद बाकी इकोनॉमिक्स का थ्योरी वाला पोर्शन मत पढ़िए, 2-3 क्वेश्चन वहां से आना है, 2 ही आएगा। और इकोनॉमिक्स का करंट मिला दीजिएगा तो 10-12 हो जाता है। तो करंट इकोनॉमिक्स केवल पढ़ लीजिए। और करंट इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा थोड़े है, डेटा है इसलिए याद रखना मुश्किल है उसको। करंट इकोनॉमिक्स में डेटा 2.2, 2.3 ऐसे करके लगातार दे देता है, तो वहां कंफ्यूजन होगा। तो करंट इकोनॉमिक्स पढ़ लीजिए, वहां से 8-10 क्वेश्चन आपका बन जाएगा, समझ गया? तो करंट इकोनॉमिक्स पर मेहनत करिए। इस बार क्लास खत्म हो गया आप लोग? ज्योग्राफी हो गया पूरा? ज्योग्राफी 2 ही क्लास हुआ है? अच्छा, 2 टॉपिक खत्म हुआ है। तो बीच में अभी क्या हो रहा था जब मेरा क्लास नहीं था? अच्छा, 2 सब्जेक्ट, वो दोनों खत्म हो गया। इकोनॉमिक्स में सुना हुआ ही नहीं लगता। हो जाए सर से कहिए, आप लोग करवा देंगे। चलिए इसको कुछ कर लिया जाए डिजीज में। हाँ, उसका टेस्ट दीजिए, वो ठीक है। डेली एक सेट लगाइए उसका। तो इसको पहले कुछ कर लेते हैं। डिजीज में लिखिए पहला पॉइंट, अकॉर्डिंग टू WHO, if any person fit from physically, mentally and socially called healthy। हिंदी वाले लोग लिखेंगे, तो हिंदी वाला लिख लो, इसी यही वाला। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यह परिभाषा दिया है किसका? हेल्थ का, ठीक है। और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया भी है सीधा। किसी भी व्यक्ति को आप स्वस्थ कब कहोगे? जब वो फिजिकल, मेंटल और सोशल तीनों रूप में क्या हो? स्वस्थ हो। ये ऐसा डेफिनेशन बना दिया है हेल्थ का कि कोई पूरा स्वस्थ रह ही नहीं सकता है। समझ में आ रहा है? फिजिकल तो मान लो कोई स्वस्थ रह भी ले,
मेंटल कौन स्वस्थ रह सकता है? डिप्रेशन, एंजाइटी सबको है ही है। बच्चा पैदा होता है तभी से डिप्रेशन में रहता है सब। सोशल माने सामाजिक रूप से, समाज में से कोई ना कोई गाली देने वाला है ही बैठा हुआ, तो सोशल वेलनेस सबको नहीं मिल सकता है। तो तीनों रूप से कोई फिट है तभी उसको क्या कहा जाए, तो ऑप्शन में आया है तो तीनों देख लीजिएगा, सोशल, मेंटल, फिजिकल, तब उसे क्या कहा जाएगा, हेल्दी कहा जाएगा। ठीक है। अब ये जो डिजीज है, इस डिजीज का टाइम ड्यूरेशन के आधार पर दो क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। डिजीज जो है यह दो तरह का हो सकता है, एक होता है एक्यूट डिजीज और दूसरा जो है वह होता है क्रॉनिक डिजीज। पहला एक्यूट डिजीज और दूसरा क्रॉनिक डिजीज। एक्यूट डिजीज जो होता है यह कैसा होता है, तो शॉर्ट टर्म डिजीज है, शॉर्ट टर्म डिजीज। और क्रॉनिक जो है यह कैसा है, तो यह है लॉन्ग टर्म डिजीज। तो याद रखना है, एक्यूट मतलब शॉर्ट टर्म डिजीज, क्रॉनिक मतलब लॉन्ग टर्म डिजीज। जो लंबा समय बीमारी चले क्रॉनिक, और जो जल्दी होके ठीक हो जाए एक्यूट। ये टाइम ड्यूरेशन के आधार पर डिजीज दो तरह का हो गया। नॉर्मल डिजीज का क्लासिफिकेशन देखा जाए तो वो भी दो प्रकार का होगा, एक होता है कॉन्जेनाइटल और दूसरा होता है एक्वायर्ड। तो डिजीज का दो क्लासिफिकेशन और लिखिएगा, एक लिखिएगा कॉन्जेनाइटल डिजीज, हिंदी में इसको कहा जाता है जन्मजात रोग, और दूसरा कहीं लिखिएगा एक्वायर्ड डिजीज। एक्वायर्ड डिजीज को कहते हैं उपार्जित रोग। एक्वायर्ड डिजीज के दो पार्ट हो जाएंगे, एक हो जाएगा कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल डिजीज, हिंदी में इसको कहा जाता है संक्रामक। और दूसरा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और संक्रामक रोग। हो गया। तो डिजीज का कितना टाइप, दो, कॉन्जेनाइटल और एक्वायर्ड। कॉन्जेनाइटल किसे कहिएगा, वैसा रोग जो किसी बच्चे में जन्म के साथ दिखाई दे वो कहलाएगा क्या, कॉन्जेनाइटल। क्लियर है। जैसे हम पूछे आपसे कि बताओ एक बीमारी है जिसका नाम है SMA, तो SMA को कौन सी बीमारी कहोगे, तो क्या कहिएगा, कॉन्जेनाइटल डिजीज। SMA मतलब सीवियर मस्कुलर एट्रोपी, एक बीमारी है, क्या नाम है, सीवियर मस्कुलर एट्रोपी, SMA डिजीज कहते हैं। ये किसमें आ जाएगा, कॉन्जेनाइटल में। ठीक है। सिंड्रोम ना, सीवियर मस्कुलर एट्रोपी, इसमें क्या होता है, शरीर के अंदर में प्रोटीन नहीं बनता है, तो वो बीमारी ये नहीं है, वो दूसरी बीमारी, उसको क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट बोलते हैं, और वो भी जन्मजात ही है। ठीक है। तो SMA में क्या होगा, शरीर के अंदर में क्या नहीं बनता है, प्रोटीन नहीं बनता है। तो जब प्रोटीन शरीर के अंदर में नहीं बनेगा तो क्या होगा, मस्कुलर एक्टिविटी नहीं होगा, ग्रो नहीं करेगा। अभी आप लोग सुने थे एक बच्चे को हुआ था ना जिसमें को 16 करोड़ का इंजेक्शन लगना था। ठीक है। इस बीमारी का दवाई जो है वो केवल अमेरिका बनाता है, और वो इंजेक्शन कितने का है, 16 करोड़ रुपया इसके सुई का दाम है, और केवल उसका मैन्युफैक्चरर कौन है, तो अमेरिका। अमेरिका से वो दवा आती है। अभी कुछ दिन पहले न्यूज में था कि बेंगलोर में एक बच्ची को लगा था। ठीक है। एक 3-4 महीने की लड़की थी, उसको यह बीमारी था, तो उसको इंजेक्शन लगा था 16 करोड़ का, जिस पर भारत सरकार ने 5 करोड़ का GST माफ कर दिया था। 5 करोड़ इस पर GST खर्चा लगता है, तो 11 करोड़ का इंजेक्शन लगा उसको, तब जाकर के इस रोग से मुक्ति मिला।
इसमें शरीर के अंदर में प्रोटीन नहीं बनता है, तो ऐसे में कौन सी बीमारी हो जाएगी, कॉन्जेनाइटल डिजीज में आ जाएगा। ठीक है, दूसरी बीमारी इसका एग्जाम्पल और कौन सा हो जाएगा, क्लैप्ट लिप्स एंड पैलेट, क्लैप्ट लिप्स एंड पैलेट। कई सारे बच्चे होते हैं वो जन्म लेते हैं तो उनका लिप्स कैसा रहता है, क्लैप्ट रहता है, बीच में कटा हुआ रहेगा, ऊपर चढ़ा हुआ रहता है, जीभ भी क्लैप्ट रहता है, तो बोलने बोलने में उनको क्या होता है, दिक्कत होता है, ठीक से बोल नहीं पाते, तो क्लैप्ट लिप्स एंड पैलेट। एक और बीमारी इसमें लिख लीजिएगा, डिंपल एक्रॉस वर्टिब्रल कॉलम, डिंपल एक्रॉस वर्टिब्रल, डिंपल एक्रॉस वर्टिब्रल कॉलम, मतलब जो उनकी रीढ़ की हड्डी होती है, उस रीढ़ की हड्डी के किनारे किनारे क्या होता है, डिंपल्स होता है, गड्ढा बना रहता है। समझ गए, जैसे मान लो यहां पर बैकबोन है ना, तो बैकबोन इस तरह का है, तो बैकबोन के किनारे गड्ढा गड्ढा ऐसा बना रहेगा, जिससे सीधा खड़ा होकर वो नहीं चल पाएगा। ये सब बीमारी आपका किस में आ जाएगा, कॉन्जेनाइटल में आ जाएगा, याद रहेगा। दूसरी बीमारी कौन सी है, एक्वायर्ड, थैलेसेमिया, थैलेसेमिया हो जाएगा आपका, एक्वायर्ड में आ जाएगा। एक्वायर्ड का मतलब क्या हो जाएगा, उपार्जित, उपार्जित का मतलब क्या होता है, वैसी बीमारी जो जन्म के बाद हो, ठीक है, आफ्टर बर्थ। उपार्जित मतलब होता है कमाया हुआ, तो व्यक्ति कब कमाता है, जन्म के बाद ही ना कमाएगा। इसमें दो तरह का है, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। तो वैसी बीमारी जो बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति को प्रभावित करे वो क्या हो जाएगा, कम्युनिकेबल, और जो बीमार से स्वस्थ को प्रभावित नहीं करे वो क्या हो जाएगा, नॉन कम्युनिकेबल। तो अभी इस चैप्टर में आपके सिलेबस में हम लोगों को केवल किसके बारे में पढ़ना है, कम्युनिकेबल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल के बारे में कहां पर पढ़ेंगे हम लोग, बैलेंस डाइट में, जब विटामिन पढ़ाएंगे तब यहां पर हम लोग नॉन कम्युनिकेबल देखेंगे। क्लियर है, तो अभी हम लोग को कम्युनिकेबल देखना है। नॉन कम्युनिकेबल किससे होगा, विटामिन की कमी से, पोषक तत्वों की कमी से, जीन के डिफरेंस होने से, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर बैलेंस नहीं होने के कारण से। अब जैसे किसी को रतौंधी हो गया, तो सबको पता है विटामिन ए की कमी होगी तो रतौंधी होगा। किसी को बेरी बेरी हो गया, विटामिन B1 की कमी होगी तो बेरी बेरी होगा। किसी को स्कर्वी हो गया, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो गया, तो वो सारा रोग बीमार से स्वस्थ में फैलेगा। किसी को रतौंधी हो गया, आपके बगल में बैठा हुआ है, तो आपको प्रभावित करेगा क्या, नहीं करेगा, तो क्या हो जाएगा, नॉन कम्युनिकेबल। किसी को हार्ट की बीमारी है, बगल में बैठे हुए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, नॉन कम्युनिकेबल। समझ में आया, तो जो बीमारी नहीं फैले नॉन कम्युनिकेबल, जो फैले वो कम्युनिकेबल। तो हेडिंग बना लेंगे कम्युनिकेबल डिजीज, हेडिंग बनाइएगा कम्युनिकेबल डिजीज, संक्रामक रोग, संक्रामक रोग। कम्युनिकेबल डिजीज, इसमें डैश देकर के लिखिएगा, द डिजीज which caused by the action of बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ and worm are called communicable disease. हो गया, ठीक है। वैसा रोग जो किससे किससे हो, बैक्टीरिया से हो, बैक्टीरिया से हो, वायरस से हो, फंगस से हो, प्रोटोजोआ से हो और वर्म से हो, वो सब रोग किसमें आएगा, कम्युनिकेबल में आएगा। ठीक है, इन सबसे फैलने वाली बीमारियां कम्युनिकेबल कहलाती हैं, बाद बाकी कोई बीमारी कम्युनिकेबल नहीं है। ठीक है, वो सारा रोग जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, वर्म से हो उन्हें कम्युनिकेबल डिजीज कहेंगे। पहला इसमें हेडिंग बना लीजिएगा वायरस डिजीज, इसमें पहला हेडिंग बना लीजिएगा वायरस डिजीज, वायरस डिजीज।
इसमें डैश दे करके लिखिएगा। वायरस इज ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म, वायरस इज ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म, वायरस इज ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म कॉमा डिस्कवर्ड बाई इवानोवस्की। वायरस वाज ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म डिस्कवर्ड बाई इवानोवस्की। ठीक है, वायरस कैसा ऑर्गेनिज्म है? ए सेलुलर। ए सेलुलर का मतलब अकोशिकीय। फर्स्ट क्लास में बताया था ना हमने आपको, ए सेलुलर का मतलब वायरस में किसी भी प्रकार का कोई सेल नहीं है। वायरस इन्वायरमेंट में कैसा होगा? जीवित की मृत? मृत होगा, और होस्ट बॉडी में जीवित होता है। ठीक है, तो वायरस एक मृत जीव है वातावरण के लिए। इसकी खोज सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने की? इवानोवस्की ने। और पूछे कि कौन सा वायरस सबसे पहले खोजा गया था, तो क्या कहोगे? टीएमवी। सबसे पहला वायरस कौन सा खोजा गया था? तो टीएमवी, टोबैको मोजैक वायरस सबसे पहला वायरस था, जिसकी खोज किसने की थी? इवानोवस्की ने की थी। याद रहेगा। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछेगा वो क्या पूछता है, कोई एक बीमारी का नाम दे देगा और बीमारी का नाम देकर के आपसे पूछेगा कि बताइए यह किससे होगा? किसका? इवानोवस्की। यही है इवानोवस्की, IVAN WASKY, इवानोवस्की। हो गया। अब देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा वो क्या पूछेगा? कोई बीमारी का नाम दे देगा और पूछेगा कि बताओ वो किससे होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं, मान लो एक बीमारी का नाम लिख रहे हैं, एक बीमारी है फाइलेरिया। ठीक है, इसको हम लोग एलिफेंटिएसिस रोग भी कहते हैं, फाइलेरिया या एलिफेंटिएसिस। अब हमारा क्वेश्चन है इसमें, आपसे बताइएगा यह बीमारी जो है, देखो बीमारी से क्वेश्चन क्या पूछेगा पहले समझ लो। पहला पूछेगा कि पहचान करो, पहला बोलेगा पहचान करो वह किससे होगा। ठीक है, जैसे फाइलेरिया दे दिया, बोलेगा पहचान करो किससे होगा? वायरस, बैक्टीरिया, वर्म, प्रोटोजोआ किससे होगा? दूसरा आपसे क्या पूछेगा कि बताओ उसका उस बीमारी से प्रभावित अंग कौन सा होगा। ठीक है, क्या पूछेगा? प्रभावित अंग। तीसरा आपसे क्या पूछेगा कि उस बीमारी का कोई वैक्सीन है या नहीं है तो किसने बनाया, बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो ये 3 तरह का क्वेश्चन। और चौथा आपसे क्या पूछेगा कि नाम उस बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ या वर्म का क्या होगा। जैसे क्वेश्चन में मैंने क्या पूछा आपसे कि बताओ फाइलेरिया जो रोग है वो फाइलेरिया का पहचान करो कि किससे होगा, तो क्या कहोगे? नाम देखते हैं, क्या कहोगे कि फाइलेरिया किससे होता है? वर्म से। फाइलेरिया किससे होता है? वर्म से। वर्म मतलब कृमि है, कृमि से होता है। उसके बाद आपसे पूछा कि प्रभावित अंग बताइए, किसको प्रभावित करेगा, तो क्या कहोगे? प्रभावित अंग इसका क्या होगा? प्रभावित अंग इसका क्या होगा? लसिका तंत्र, लिम्फेटिक सिस्टम। प्रभावित अंग अभी लिखना नहीं, ये समझना है, आगे लिखवाएंगे। प्रभावित अंग इसका क्या है? लसिका तंत्र, लिम्फेटिक सिस्टम। पूछा जाए वैक्सीन इसका कोई है तो क्या कहोगे? नहीं है। चौथा किससे होगा, तो होने वाले वर्म का नाम क्या है? वुचेरिया। क्या नाम है? वुचेरिया ब्रोनकॉफ्टी। तो इतने तरह का क्वेश्चन एक बीमारी से पूछा जाएगा आपसे। एक और छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं फाइलेरिया के अलावा। मान लो हम आपसे पूछे कि बताओ एक बीमारी है पोलियो। पोलियो, पोलियो किससे होगा, तो तुरंत क्या कहोगे? वायरस से। पोलियो किससे होता है? वायरस से। वायरस का नाम भी क्या है? पोलियो माइलेटिस। वायरस का क्या नाम है? पोलियो माइलेटिस। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछे बताओ इससे प्रभावित अंग कौन सा है, तो क्या कहोगे? सीएनएस। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पता है ना, बताए थे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों को मिला के कहते हैं। इससे प्रभावित क्या होगा? ब्रेन होगा और स्पाइनल कॉर्ड। साथ ही साथ इससे एक और प्रभावित क्या होगा? लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत प्रभावित होता है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन आपसे पूछेगा इसमें कि बताओ इसका वैक्सीन है कि नहीं है, तो क्या कहोगे कि है इसका वैक्सीन? किस वैज्ञानिक ने बनाया था? जॉन साल्क ने। किस वैज्ञानिक ने पोलियो का वैक्सीन बनाया? जॉन साल्क ने। और चौथा एक और क्वेश्चन इससे बनेगा आपका, क्या बनेगा? पोलियो ड्रॉप। पोलियो ड्रॉप जो 2 बूंद जिंदगी के बच्चों को पिलाते हैं, वो किसने बनाया था? तो एल्बर्ट सेबिन।
किस वैज्ञानिक ने बनाया? एल्बर्ट सेबिन। तो एक बीमारी से इतना तरह का प्रश्न जो है वो बन जाता है। ये क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स करेगा तब इतना बनाएगा, ना तो नॉर्मली क्या देता है, बीमारी का नाम दिया हुआ रहेगा, आपसे पूछ देगा कि पहचान करिए कि कौन सी बीमारी किससे होगी। समझ में आ रहा है बात? तो इस तरह का क्वेश्चन जो है वो परीक्षा में देता है। अब चलिए इसमें, अच्छा आप में से कितने लोग हैं जो बता सकते हैं कि वायरस से होने वाले 6 बीमारी का नाम, 6 बीमारी का नाम जो कि वायरस से होता है? बताइए कोई, पहले मन में सोच लीजिए फिर बताइए, पहले सोच लो, कोरोना छोड़ के 6 बीमारी का नाम बताना है जो वायरस से होता है। नहीं याद आ रहा? HIV एड्स हो गया, इसके अलावा और भी उसको बोलते हैं उसको फ्लू बोलते हैं, इन्फ्लुएंजा, वो भी होगा वायरस, इन्फ्लुएंजा, वो इन्फ्लुएंजा में ही आ गया, फ्लू जितना सब इन्फ्लुएंजा। कोरोना से पहले था सार्स, 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 सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सार्स। अरे नॉर्मल बीमारी का नाम बताओ जो कॉमनली सबको होते रहता है, 6 बीमारी का नाम। एक ट्रिक लिखना, कलर दिख रहा है ना येलो, ए से लिखिएगा एड्स, डे से लिखेंगे डेंगू, पो से लिखिएगा पोलियो, ई से लिखिएगा इन्फ्लुएंजा, चे से लिखिएगा, हिंदी में कहते हैं चेचक, इंग्लिश में कहते हैं चिकन पॉक्स। छो से लिखिएगा, हिंदी में कहते हैं छोटी माता, इंग्लिश में कहते हैं स्मॉल पॉक्स। ग से लिखिएगा गलसुआ, मम्स। ख से लिखिएगा खसरा, मीजल्स। ट्र से लिखेंगे ट्रेकोमा, ही से हिपेटाइटिस। म से लिखेंगे मेनिन जाइटिस। फिर ह से हर्पीज और रे से रेबीज। बैक्टीरिया, वायरस में ना जी, जानवर के काटने से फैलता है। बीमारी जानवरों का ही है, लेकिन जानवर काटेगा तो उससे इंसान में आ जाएगा। वायरस से, डेंगू का ही भाई भतीजा है, वो भी लिखा देंगे आगे।
हम्म हम्म हम्म। टीबी को क्षय रोग बोलते हैं, खसरा अलग है। खसरा केवल रेस्पिरेटरी ट्रैक को नाक से लेके फेफड़ा तक, और टीबी स्पेशल फेफड़ा को इन्फेक्टेड करेगा। हो गया। पहला हेडिंग इसमें बनाइएगा एड्स। हो गया। मतलब सब एक ही बार बीमारी याद हो जाएगा, कोई छूटेगा नहीं। हाँ, प्लेग। हाँ, प्लेग बैक्टीरिया से, बैसिलस पेस्टिस बैक्टीरिया का नाम है, वो बैक्टीरिया होता है चूहा में, चूहा से फैलता है। चलिए पहला हेडिंग बनाइएगा, लिखिएगा एड्स। इसके बारे में कुछ पॉइंट, इसका फुल फॉर्म सभी को पता है, पहले भी लिखवा दिए तो नहीं लिखा रहे हैं। एड्स का फुल फॉर्म पता है ना, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। किस वायरस से होता है? एचआईवी। एचआईवी किस वायरस के फैमिली का है? रेट्रो वायरस। ये बताए थे ना आप लोगों को, तो उतना दोबारा नहीं लिखा रहे। चलिए सीधे लिखिएगा इसमें, रिकॉग्नाइज्ड बाई सीडीसी, मतलब सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन इन 1981। एड्स की पहचान सबसे पहले किस संस्था ने की? सीडीसी ने, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। कहां की संस्था है? अमेरिका की। ठीक है, बीमारियों का पहचान यही करता है, तो सीडीसी अमेरिका की संस्था है। 1981 में सबसे पहले एड्स की पहचान इसने की थी। अगला पॉइंट इसमें लिखिएगा, इसका लक्षण, सिम्टम्स। लक्षण में लिखिएगा वीक इम्यून, कॉमा वेट लॉस, कॉमा ब्रीथ लॉस, माने सांस लेने में दिक्कत, कॉमा ब्लड विजन, मतलब धुंधला दिखाई देना इत्यादि। स्प्रेडेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ इन्फेक्टेड पर्सन, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा ब्लड फ्लूइड, कॉमा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कॉमा थ्रू infected needles, from infected mother to infected mother to their fetus by placenta।
लिख लिए। इसमें इसका 2 टेस्ट का नाम लिखिएगा। टेस्ट में पहला टेस्ट लिखिएगा एलिसा। डायग्नोसिस मतलब दवाई क्या चलाना है, ट्रीटमेंट जो चलाया जाता है ना, वो टेस्ट है। दूसरा लिख लेंगे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसका जेनेटिक मेटेरियल आरएनए है। चलिए हो गया। तो सबसे पहले एड्स का जो फुल फॉर्म है, उस फुल फॉर्म में इसका सारा मतलब है। ए का मतलब क्या है? एक्वायर्ड। एक्वायर्ड माने जो बीमारी जन्म के बाद होगी उसको क्या कहेंगे? एक्वायर्ड। आई का मतलब इम्यूनो। इम्यून का मतलब जैसे इम्यून आप देखोगे तुरंत समझ जाओगे क्या? डब्ल्यूबीसी। इम्यून हम लोग का किसके चलते हैं? डब्ल्यूबीसी के चलते हैं। तो एक्वायर्ड इम्यून मतलब डब्ल्यूबीसी। डिफिशियंसी का मतलब क्या होता है? कम करने वाला, यानी ये बीमारी प्रभावित किसे करेगी? मनुष्य के डब्ल्यूबीसी को। और डब्ल्यूबीसी को क्या कर देगी? घटा देगी, कम कर देगी। ठीक है। कौन से वायरस से यह बीमारी होती है? तो वायरस का नाम है एचआईवी। एचआईवी किस वायरस के फैमिली का है अगर पूछा जाए तो क्या कहोगे? रेट्रो वायरस। इस रेट्रो वायरस फैमिली का मेंबर है कौन? एचआईवी। ठीक है। अब देखिए एड्स की पहचान सबसे पहले करने वाली संस्था सीडीसी अमेरिका की है, 1981 में पहचान की थी। लक्षण इसका क्या है? वीक इम्यून, व्यक्ति बार बार बीमार पड़ेगा। वेट लॉस, जब एड्स का पेशेंट मरता है तो शरीर में केवल हड्डी रह जाता है, मांस वगैरह उसका सारा कुछ गल के खत्म हो जाता है। वेट लॉस, ब्रीथ लॉस माने सांस लेने में क्या होगा? उसको दिक्कत होगी। ब्लड विजन माने धुंधला दिखाई देगा। ये सब इसके क्या लक्षण है? फैलेगा किस चीज से? तो सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ इन्फेक्टेड पर्सन, संक्रमित व्यक्ति द्वारा यौन संचरण से। यहां ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है ब्लड फ्लूइड। हम लोगों के शरीर में 2 तरीके का फ्लूइड है। एक को हम लोग कहते हैं ब्लड फ्लूइड। तो ब्लड फ्लूइड जैसे ही दिखे तो ब्लड फ्लूइड का मतलब क्या होता है? सीमेन या फिर वेजाइनल फ्लूइड। सीमेन और वेजाइनल फ्लूइड को क्या कहा जाता है? ब्लड फ्लूइड कहा जाता है। समझ गए। और यहां पर अगर लिखा रहता बॉडी फ्लूइड, तो बॉडी फ्लूइड का मतलब क्या होता है? पसीना। स्वेट को क्या कहा जाता है? बॉडी फ्लूइड कहा जाता है। या फिर आंख से जो आंसू निकलता है उसको क्या कहा जाता है? बॉडी फ्लूइड कहा जाता है। तो कुछ बीमारी ऐसी होती है जो बॉडी फ्लूइड से भी फैलता है, ब्लड फ्लूइड से भी फैलता है। वैसे बहुत खतरनाक बीमारी है जिसका नाम है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस के 3 स्टेज हैं, ए, बी और सी। तो सी सबसे क्या होता है? लास्ट स्टेज होता है, उसके बाद बचने की संभावना खत्म। समझ गए। तो उसमें प्रभावित क्या होता है? हेपेटाइटिस में कौन सा अंग प्रभावित होता है? लीवर। क्या प्रभावित होता है? लीवर। और लीवर का फंक्शन खत्म हो जाता है, यानी लीवर पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा हेपेटाइटिस में। हेपेटाइटिस किससे फैलता है? तो बॉडी फ्लूइड से भी फैलता है, ब्लड फ्लूइड से भी फैलता है। मॉल में गए कपड़ा खरीदने के लिए तो कई लोगों का आदत होता है कि जो टी शर्ट दिखा पहन के चेक कर लेते हैं पहले कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब मान लो कोई उसमें हेपेटाइटिस वाला पहन के खोला होगा वो टी शर्ट, और जा करके उसको आप पहन लिए तो उसका पसीना उसमें लगा हुआ है, पहन लिए तो आपके बॉडी के कांटेक्ट में आ गया। समझ में आ रहा है। तो कुछ बीमारी बॉडी फ्लूइड से भी फैलता है, ब्लड फ्लूइड दोनों से फैलता है। लेकिन एड्स जो है वो ब्लड फ्लूइड से ही फैलता है, बॉडी फ्लूइड से नहीं फैलता। पसीना से नहीं फैलेगा, लार से नहीं फैलेगा। इसमें एक और क्या आ जाएगा? लार। हम लोग का सेलाइवा भी जो है वो क्या होता है? ब्लड फ्लूइड होता है, बॉडी फ्लूइड में आता है। तो साथ में बैठ के भोजन करने से एचआईवी नहीं फैलेगा, हाथ मिलाने से नहीं फैलेगा। समझ गए। लार से नहीं फैलेगा। लार में भी यह वायरस पाया जाता है,
लेकिन इतना कम पाया जाता है कि वो फैल नहीं सकता। तो क्या लिखा है, सेक्सुअल इंटरकोर्स विद इन्फेक्टेड पर्सन मैंने ब्लड फ्लूइड से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन मैंने संक्रमित रक्त स्वस्थ व्यक्ति को चढ़ा दिया जाए, बीमार व्यक्ति का ब्लड स्वस्थ व्यक्ति को चढ़ा दिया जाए तो फैलेगा। थ्रू इन्फेक्टेड नीडल्स, नीडल्स से फैलेगा। पहले के समय में याद होगा आप लोगों को, जो सुई आता था वो सुई किस चीज का रहता था, तो ग्लास का रहता था, कांच का रहता था, याद है। अभी जो हम लोग सुई लेते हैं वो किस चीज का रहता है, प्लास्टिक का रहता है। सिरिंज उसका किसका रहता है, प्लास्टिक का। पहले किसका रहता था, वो कांच का रहता था, ग्लास का। और एक सिरिंज को कई बार इस्तेमाल किया जाता था, केवल उसका नीडल चेंज कर देते थे ऊपर का, और सिरिंज कई बार उपयोग में लाया जाता था। लेकिन जब से एड्स फैलने लगा, सबसे अधिक एड्स फैला उसी चीज से, तो बाद में गवर्नमेंट ने क्या किया, उस कांच वाले सिरिंज को बैन कर दिया और उसके जगह पर डिस्पोजल आने लगा। कौन सा, जो प्लास्टिक वाला रहता है, जिसको एक बार यूज करके क्या किया जाता है, फेंक दिया जाता है। तो पहले समय में आता था कांच वाला, अब किसी को सुई दिए, अब उस सिरिंज के अंदर में भी तो उसका ब्लड आ जाता है, केवल निडल में थोड़ा रहता है, सिरिंज में भी आ जाता है, तो उससे भैया वायरस कम्युनिकेट हो जाता था। समझ में आया। थ्रू इन्फेक्टेड रेजर से भी वायरस जो होता है वो क्या होता है, कम्युनिकेट होता है, रेजर वगैरह से भी फैलता है। समझ गए। तो इन्फेक्टेड निडल से, संक्रमित मांस से उसके बच्चे में भी जा सकता है। किसके द्वारा जाएगा, प्लासेंटा के द्वारा। प्लासेंटा क्या होता है, जिससे मां का शरीर बच्चे से क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है, और इसी प्लासेंटा से कोड निकला रहता है, इसको कहते हैं अम्ब्रियोनिकल कॉर्ड। क्या कहते हैं, अम्ब्रियोनिकल कॉर्ड। बच्चे का जो नाभि देखते हैं ना, लंबा निकला रहता है, वो मां के शरीर से किससे जुड़ा हुआ रहता है, प्लासेंटा से। और जो निकला हुआ ट्यूब जैसा, उसको क्या कहा जाता है, अम्ब्रियोनिकल कॉर्ड कहा जाता है। तो प्लासेंटा के थ्रू ही मां के शरीर का सारा नरिशमेंट, पोषक तत्व बच्चे के अंदर स्थानांतरित होता है। तो प्लासेंटा से संक्रमित मां से उसके बच्चे को हो सकता है। दो इसके जांच है, दोनों जांच का नाम याद रखोगे। पहला जांच कौन सा है, एलिसा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट, और दूसरा जांच इसका कौन सा है, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्लियर है। चलो आगे, दूसरी बीमारी लिखिएगा, डेंगू। फुल फॉर्म है, एंजाइम के थ्रू, कोई एंजाइम्स के थ्रू चेक किया जाता है। डेंगू, डेंगू में लिखिएगा पहला पॉइंट, इट इज कॉज्ड बाय, डेंगू में लिखिएगा इट इज कॉज्ड बाय it is caused by falciparum, it is caused by falciparum, falciparum हो गया। दूसरा पॉइंट लिखिएगा स्प्रेडेड थ्रू, दूसरा पॉइंट स्प्रेडेड थ्रू फीमेल एडीज एग्जिप्टी मॉस्किटो, स्प्रेडेड थ्रू फीमेल एडीज एग्जिप्टी मॉस्किटो। इसका सिम्टम्स लिखिएगा, लक्षण, सिम्टम्स में लिखिएगा ज्वाइंट पेन, हाई फीवर, लो प्लेटलेट्स एक्सेट्रा। हो गया। बस इसमें यही 3 पॉइंट है। डेंगू के वायरस का नाम फैल्बिराइबोवायरस, मच्छर का नाम मादा एडीज एग्जिप्टी, ये मच्छर का नाम हो गया। फैलेगा, प्रभावी क्या करेगा, इसमें लक्षण क्या दिखेगा, ज्वाइंट पेन, जोड़ों में क्या होगा, दर्द होगा, तेज बुखार रहेगा, प्लेटलेट्स की संख्या शरीर की क्या होगी, घटेगी, ये सब इसके लक्षण है। तीसरी बीमारी लिखिएगा पोलियो। डेंगू का है, मेडिसिन है, उसमें प्लेटलेट्स को रोक दिया जाता है बस घटने से बचाने के लिए, बाद वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन नहीं है।
पोलियो में लिखिएगा इट इज कॉज्ड बाई किसमें, हाँ यही वायरस का नाम है फैलवी राइबो वायरस। पोलियो में लिखिएगा इट इज कॉज्ड बाई पोलियोमाइलेटिस वायरस, इट इज कॉज्ड बाई पोलियोमाइलेटिस वायरस। अगला पॉइंट लिखिएगा इट इफेक्ट ऑन सीएनएस एंड लार्ज इंटेस्टाइन, इट इफेक्ट्स ऑन सीएनएस एंड लार्ज इंटेस्टाइन, सीएनएस एंड लार्ज इंटेस्टाइन हो गया। अगला पॉइंट इसमें लिखिएगा स्प्रेडेड थ्रू infected stool, spread through infected stool हो गया। उसके बाद लिखिएगा ओरल पोलियो ड्रॉप वाज इन्वेंटेड बाय एल्बर्ट सेबिन, ओरल पोलियो ड्रॉप वाज इन्वेंटेड बाय एल्बर्ट सेबिन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा पोलियो वैक्सीन वाज इन्वेंटेड बाय जॉन साल्क, पोलियो वैक्सीन वाज इन्वेंटेड बाय जॉन साल्क। हो गया। तो पोलियो के वायरस का नाम क्या हो गया, पोलियो माइलेटिस, ये वायरस का नाम हो गया। प्रभावित अंग से क्या होगा, सीएनएस, सीएनएस मतलब ब्रेन डैमेज होगा और स्पाइनल कॉर्ड। और ये वायरस जब पोलियो का पेशेंट लास्ट स्टेज में रहेगा तो उसका लार्ज इंटेस्टाइन कंप्लीट चौपट हो जाएगा, पूरा खत्म, डिस्ट्रॉयड। ठीक है। अब इससे क्या होगा, इन्फेक्टेड व्यक्ति जो है वो यदि खुले में शौच जाता है तो उसके स्टूल में यह वायरस पाया जाएगा, और जो मक्खी होती है वो मक्खी वहां से वायरस को उठा करके भोजन को कॉन्टामिनेटेड, मान लो मक्खी वहां से उड़ी और जहां जिस भोजन पर बैठी वो भोजन क्या हो गया, पॉल्यूटेड हो गया ना, पॉल्यूटेड। अब उस भोजन को कोई व्यक्ति अगर खा रहा है तो यह वायरस उसके शरीर में प्रवेश कर जाएगा। पोलियो का खतरा किससे है, 1 दिन से लेकर के कितने साल तक के बच्चे को, 5 साल तक के बच्चे को। अगर उसने इस बीच में ये वाला ड्रॉप ले लिया, ओरल पोलियो वैक्सीन जिसे एल्बर्ट सेबिन ने बनाया था, तो उसको नहीं होगा। मान लो 1 दिन से 5 साल का है बच्चा, उसने पोलियो ड्रॉप नहीं पिया, ठीक है, पोलियो ड्रॉप उसने नहीं पिया और 5 साल तक उसको पोलियो हुआ भी नहीं, तो आगे अब 5 साल के बाद उसको पोलियो का खतरा नहीं है। कब तक, लगभग 40 साल तक। फिर 40 साल के बाद उसको वापस पोलियो का खतरा हो जाएगा। लेकिन एक बार अगर पोलियो ड्रॉप पी लिया तो जीवन भर उसको पोलियो का खतरा नहीं रहेगा। ठीक है। किसने बनाया इसको, एल्बर्ट सेबिन ने। फैलता है किस चीज से, ओपन स्टूल से फैलता है, खुले में शौच जाने से फैलता है। इसीलिए भारत सरकार पूरे के पूरा भी 2026 का अपना टारगेट है भारत को पोलियो मुक्त करने का। भारत को पोलियो मुक्त करने का टारगेट कब का, 2026 का। बीच में भारत पोलियो मुक्त घोषित हो गया था, लेकिन फिर से पोलियो के कुछ केस मिलने लगे तो वापस चालू कर दिया गया। पोलियो कब तक खत्म नहीं हो सकता है, जब तक भारत का सारा जिला जो है वो कंप्लीट क्या नहीं बन जाए, ओडीएफ। ओडीएफ माने ओपन डेफिकेशन फ्री, मतलब हर घर में क्या बन जाए, शौचालय। इसीलिए भारत सरकार बहुत तेजी से इस काम को कर रहा है ताकि सारे घर में क्या बन जाए, शौचालय बन जाए। कई स्टेट ने तो अपने अपने यहाँ खुले में शौच जाना अपराध घोषित कर दिया है ताकि पोलियो को कंप्लीट बैन किया जाए।
अभी इसी पर आप लोग वेब सीरीज देखे होंगे, आया था पंचायत, देखे हैं पंचायत? अभी वो वेब सीरीज आया था, नहीं देखे? नहीं देखे तो देखिएगा, उसमें चर्चा किया है इसका, ओडीएफ का। विनोद जो है वो चल जाता है लोटा लेके, तो ओडीएफ पर चर्चा किया है, समझ गए? तो ओडीएफ हो जाएगा तो पोलियो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, खत्म। और पोलियो का टीका किस वैज्ञानिक ने बनाया? जॉन साल्क ने बनाया। तो टीका समझ रहे हो, टीका जो लगा दिया जाए हाथों में, और ओरल पोलियो ड्रॉप मतलब जो हमेशा 5 साल तक हर महीने पीना रहता है। चलिए ये हो गया 3 बीमारी। उसके बाद लिखिएगा इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा इसमें डैश देकर के लिखिएगा caused by influenza वायरस। इसके 2 स्ट्रेन है, पहला है इसमें बर्ड फ्लू, बर्ड फ्लू इसमें डैश देकर के लिखिएगा इट इज कॉज्ड बाई इट इज caused by H1N1। दूसरा लिखिएगा स्वाइन फ्लू। इट इज ऑल्सो कॉल्ड pig influenza caused by H5N1। यहां उल्टा हो गया है, 1 मिनट, यहां कर लोगे H1N1 और यहां कर लीजिएगा H5N1। हो गया? ठीक है, तो इन्फ्लुएंजा वायरस का नाम इन्फ्लुएंजा वायरस ही है, बीमारी और ये एक ही है। इसमें 2 हम लोगों को जानना है, एक बर्ड फ्लू और एक स्वाइन फ्लू। तो बर्ड फ्लू भी किससे होगा? तो इन्फ्लुएंजा वायरस है। जैसे कोरोना था, तो कोरोना का शुरू में कई सारा स्ट्रेन आया, पहले अल्फा वेरिएंट, फिर डेल्टा वेरिएंट, फिर ओमिक्रॉन वेरिएंट, ऐसा वेरिएंट आ रहा था ना, उसको क्या कहा जाता है? स्ट्रेन कहा जाता है। तो बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू दोनों कौन से वायरस से होगा? इन्फ्लुएंजा। प्रजाति बदल जाएगी। अगर बर्ड फ्लू होगा तो इन्फ्लुएंजा वायरस की कौन सी प्रजाति है? H5N1। समझ गए? ये किस चीज से फैलेगा? तो संक्रमित पक्षियों से, और उनका मांस खाने से, अंडा खाने से यह बीमारी फैलेगी। और दूसरा स्वाइन फ्लू है, इन्फ्लुएंजा वायरस का ही स्ट्रेन है H1N1, तो संक्रमित सुअर के संपर्क में आने से यह फैलेगा। इस कारण से इस बीमारी का एक दूसरा नाम क्या दिया जाता है? पिग इन्फ्लुएंजा भी इसे क्या किया जाता है, कहा जाता है। हाँ, स्वाइन फ्लू को पिग इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर आगे इसके नेक्स्ट क्लास में किया जाएगा।